ओके, तो शुरू करते हैं आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस। तो एग्जाम्पल 10 पे क्वेश्चन है एक, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन का डोमेन बताना है। तो डोमेन का, तो हम अपना कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन है कि रूट के अंदर का क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये डिनोमिनेटर पे है तो इक्वल टू जीरो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है। तो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो लगाएंगे। रूट के अंदर का जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स यहाँ लगा देंगे, कॉमन लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 3 कॉमन लिया है तो आया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2। हम लोग को पता है इसी इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का लाइन है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 3 से ज़्यादा लेंगे, मान लेते हैं 5 डालते हैं, किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 5 डालते हैं यहाँ पे, तो 5 माइनस 3 2 और 5 प्लस 2 ये पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू, और यहाँ पे क्या आएगा 3 के पास कोई जीरो डाल के देखते हैं तो जीरो माइनस 3 निगेटिव, मतलब निगेटिव आने वाला है। और इधर डाल के -2 से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू -2 से इधर डालते हैं, -5 डालते हैं तो -5 माइनस 3 -8 और -5 प्लस 2 ई भी माइनस 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 प्लस, यानी कि ये पॉजिटिव आएगा। तो हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ना। इसका मतलब है कि यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू -2 से छोटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आया, -2 से छोटा, ठीक है, -2 से छोटा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू आया 3 से बड़ा, ठीक है। तो इसको अब समझना जरूरी है बहुत ज़्यादा कि ये कैसे, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -2 से छोटा है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, ये एक मान लेते हैं नंबर लाइन, देखते हैं हम लोग सीख रहे हैं कि अब उसके बाद जब क्वेश्चन बनाएंगे तो डायरेक्ट लिखने लगेंगे, पहले अभी सीख रहे हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। -1 -2 -3 -4 मान लेते हैं नंबर लाइन पे है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू -2 से छोटा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू -2 से छोटा है, इसका मतलब है कि मिनिमम जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू होगा, थोड़ी मैक्सिमम, वो -3 होगा और उससे छोटा होगा। -2 से छोटा है तो -2 से इधर छोटा, -2.5 तो नहीं ना हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, क्योंकि वो तो इंटीजर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू तो हमेशा इंटीजर होगा ना, तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे मिनिमम होगा और उसके उधर। अब दूसरा बात कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ -3 पर कब कब आता है, जब x का वैल्यू -2 से या -2 से छोटा हो, -2 से अगर यहाँ पे रहे, अगर x यहाँ पे रहे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कहाँ चल जाएगा, यहाँ चला जाएगा और इसको सेटिस्फाई करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -2 से छोटा कहीं पे भी हो इधर इसके बीच में, तो वो -3 पे चला जाएगा और इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि अगर x लेस देन -2 है तो x का वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन -2 है तो यहाँ से लिखेंगे कि x का वैल्यू लेस देन -2 होगा। शायद डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लिखें, और अगर इसको विजुअलाइज करना है तो ये यहाँ से आपको पता चलेगा, और अभी हम ग्राफ के थ्रू भी बताएंगे, ठीक है। इसको देखने का प्रयास करते हैं। 0 1 2 3 4 5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू बोला है 3 से ज़्यादा, तो 3 से ज़्यादा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू, तो मिनिमम तो 4 होगा। मिनिमम जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू मिनिमम 4 होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं एक्स का वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कहाँ होगा, 4, लेकिन अगर हम x का वैल्यू यहाँ ले -3
और सॉरी 3 और 4 के बीच में ले x का वैल्यू, वो कहाँ पे चला आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कहाँ पे चला आएगा। अगर हम x का वैल्यू ले लेते हैं 3.5 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कहाँ पे जाएगा, 3 पे, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हाँ, सेम कहानी यहाँ देखिए, -2 और -3 के बीच में अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को ले रहे हैं, सॉरी x को अगर हम ले रहे हैं -2.5 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ रहा है, -3, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि x का वैल्यू यहाँ से चालू करेंगे, -2 से हल्का छोटा कम करके इधर, ठीक है ना, -2 नहीं लेंगे लेकिन उसके पहले का सारा x का वैल्यू होगा ये, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू इसके बीच का ले रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यहाँ चला आएगा, जो कि हमको नहीं लेना है। इसका मतलब है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो x का वैल्यू होगा 4 या 4 से ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा, कहीं भी x का वैल्यू लेंगे वो चलाएगा 4 पे, फिर इधर लेंगे 5 पे, जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम ग्राफिकली समझा देते हैं, ठीक है। ये है बना हुआ, ठीक है। अब ग्राफिकली देखते हैं, चलिए। तो एक था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन -2 और एक था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ खींचते हैं। हम लोग ग्राफ जानते हैं, 0 से 1 पे ऐसा होता है, ये है ग्राफ 0 से 1 पे, 1 से 2 पे यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, फिर 2 से 3, x का वैल्यू जब 2 से 3 रहता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 2 रहता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 2 से 3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 रहता है। अगर x का वैल्यू 1 से 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 रहता है। अगर x का वैल्यू 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 रहता है। अगर x का वैल्यू 3 से 4 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आता है, 3 कांस्टेंट। 3.5 लेंगे तो भी 3 होगा, इधर लेंगे तो भी 3 होगा, ठीक है। 4 से 5 अगर हम x का वैल्यू ले रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या होता है, 4, ये 4 है, ठीक है ना। 5 को और ऊपर कर देते हैं, ऊपर है 5, ठीक है, ये 4 है। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में हो, सॉरी, अगर x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 होता है। यहाँ खाली है क्योंकि x का वैल्यू 0 पे, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 0 पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 होता है। जब x का वैल्यू -2 से -1 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, -2 से, सॉरी, -2 होता है। अगर x का वैल्यू -2 से -1 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, -2, ठीक है, -2। अगर x का वैल्यू -2 से -3 के बीच में हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, -3। इस ग्राफ को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ध्यान से। अगर x का वैल्यू -3 से -4 के बीच में हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -4 होता है, ठीक है। ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ। अब इसमें बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -2 से कम हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -2, ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का लाइन, ये है x का लाइन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 कहाँ है, यहाँ पे, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -2, ये इससे छोटा में, इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू इससे छोटा लेना है तो कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -2 है लेकिन -2 से छोटा लेना है तो कहाँ, -3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 होने के लिए x का वैल्यू कहाँ से बिलोंग कर रहा है, -2 से। देखिए, जब हमको ये ग्राफ को लेना है, इस ग्राफ को लेना है, इधर जितना ग्राफ आएगा इसके नीचे सारे को लेना है। तो इस ग्राफ को लेने के लिए हमको x का वैल्यू कहाँ से जा रहा है, -2 से छोटा सारा वैल्यू, फिर -3 से छोटा सारा वैल्यू, मतलब इधर का सारा वैल्यू, -2 से छोटा सारा वैल्यू हमको लेना है। इसके लिए x का सारा -2 से छोटा वैल्यू लेना है। यानी कहने का मतलब है कि अगर मोड ऑफ x का वैल्यू लेस देन -2 है तो x का भी वैल्यू लेस देन -2 होगा। पहली बार ये समझ में आया। दूसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 कहाँ है, यहाँ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 3 यहाँ है, 3 से ज़्यादा लेना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 3 से ज़्यादा कहाँ पे है, 4 पे, मतलब इसको लेना है, फिर इसके ऊपर का जितना भी आएगा सब लेना है। तो जहाँ से
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 3 से ऊपर यहाँ से ग्राफ लेना है ना, तो यहाँ से जब हम ग्राफ ले रहे हैं तो यहाँ से एक्स का क्या वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 4, देख रहे हैं। इस ग्राफ को मिनिमम इस ग्राफ को लेना है, इस ग्राफ को तो लेना ही नहीं है, 3 से ज़्यादा लेना है। तो यहाँ से पहला ग्राफ कौन सेलेक्ट हुआ यहाँ, और इसके लिए एक्स क्या है 4, और यहाँ 4 से ज़्यादा इस ग्राफ को लेने के लिए। यानी कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो एक्स का वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा ना होगा। 4 भी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ना, 4 या 4 से ज़्यादा लेना होगा। इस चीज़ को समझे तो हमारा डोमेन क्या हो गया, -2 से छोटा और 4 से ज़्यादा। यानी कि अगर हम डोमेन लिखें तो डोमेन होगा -∞ से -2 यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा डोमेन हो गया उस क्वेश्चन का जो पीछे था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका डोमेन पूछ रहा है, तो कंडीशन लगाएंगे रूट का। x माइनस मोड ऑफ x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं लेंगे क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, और 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, और कभी डिनोमिनेटर 0 होता नहीं है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो मोड ऑफ x को उधर भेजेंगे, तो मोड ऑफ x का वैल्यू लेस देन x हो जाएगा। मतलब स्टेप देखिए, x उधर गया तो मोड ऑफ x, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको इधर लिख देते हैं मोड ऑफ x लेस देन x। कभी ये पॉसिबल है कि मोड ऑफ x का वैल्यू x से छोटा हो जाए, मोड ऑफ x का वैल्यू x से छोटा हो जाए। यहीं से आप देखिए ना, इसको इधर आने देते हैं मोड ऑफ x का वैल्यू x से छोटा है, x ग्रेटर देन है मोड ऑफ x। ये कभी पॉसिबल है? अगर आप x निगेटिव भी ले रहे हैं तो इधर तो पॉजिटिव हो जाएगा और इधर निगेटिव। जैसे x का वैल्यू एक निगेटिव -5 ले लीजिए, तो ये तो -5 है, ग्रेटर देन इधर 5 हो जाएगा। ये नहीं, गलत हो गया। 0 ले लेंगे तो 0 ग्रेटर देन 0, ये भी गलत है। 5 ले लेंगे तो 5 ग्रेटर देन 5, ये भी गलत है। यानी कि किसी केस में ये सही नहीं है, यानी कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। सो ग्राफ नहीं, फंक्शन f(x) does not defined at any x, किसी भी x पे f(x) डिफाइन नहीं है, x की किसी भी वैल्यू दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डोमेन यहाँ पे क्या होगा, अनडिफाइंड, मतलब डोमेन डिफाइन ही नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है ना, डोमेन डज नॉट डिफाइन। ठीक है, तो एग्जाम्पल 13 में ये क्वेश्चन है कि a एंड b भी 2 सेट्स, a और b 2 सेट है, सच दैट इन b इक्वल टू p, मतलब a से b पे एक फंक्शन बनता है। इसमें जो है वह p एलिमेंट है और इसमें जो है वह q एलिमेंट है। तो बोल रहा है देन द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन a से b पे कितना फंक्शन बनेगा, a से b पे कितना फंक्शन बनेगा। तो देखिए, इसका जो कंसेप्ट है ये आगे पढ़ना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। ठीक है, कि इस मान लेते हैं ये इसके मेंबर है, ये इसके मेंबर है, तो इसके लिए, इस एलिमेंट के लिए कितना ऑप्शन है, ये इस पे भी जा सकता है, ये इस पे भी जा सकता है, ये इस पे भी जा, मतलब ये ऐसा नहीं है कि तीनों पे जा रहा है, या है और या तो इस पे जा सकता है, या तो इस पे जा, किसी पे भी जा सकता है। तो इसके लिए कितना ऑप्शन है, क्यू ऑप्शन है। जितना एलिमेंट है उतना ऑप्शन है इसके पास भी उतना ही ऑप्शन है। ये अगर इस पे चला गया तो ये भी तो इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, तो इसके पास भी क्यू ऑप्शन है, इसके पास भी क्यू ऑप्शन है। तो सबके पास इधर जितना भी एलिमेंट है सबके पास क्यू ऑप्शन है। तो डॉट 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 क्यू, और ये क्यू कितना बार आया, p बार, तो सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन ही क्यों होगा, तो आगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इसका कंसेप्ट है कि हम जोड़ काहे नहीं दिए सबको, गुना ही क्यों किए। ठीक है, तो ठीक है,
तो ये आगे पढ़ना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़े क्यों नहीं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू जो है वह पी टाइम्स आया, इसका मतलब है कि क्यू टू द पावर पी, अगर 2 5 टाइम्स आया तो 2 टू द पावर 5 है कि नहीं। अगर 2 5 टाइम्स आया तो 2 टू द पावर 5। उसी तरह अगर क्यू पी टाइम्स आया तो क्यू टू द पावर पी। इतना फंक्शन ए से बी पे बन सकता है, ठीक है। इसका रीजन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे, क्यों गुना ही किए, जोड़े क्यों नहीं, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ए टू बी ही रहता, ठीक है ना, फंक्शन को हटा दीजिए, फंक्शन नहीं है, ए और बी रहता और कहता कि ए क्रॉस बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, इसमें पी एलिमेंट है, इसमें क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसके लिए कितना ऑप्शन है, क्यू ऑप्शन। इसके लिए कितना ऑप्शन है, ये भी सब में जा सकता है तो क्यू ऑप्शन। इसके लिए भी, सबके लिए क्यू ऑप्शन। और ये कितना बार आया, पी बार। तो यहाँ पे सबको गुना नहीं किया गया, यहाँ पे सबको जोड़ा जाता है, तब ना हो जाता है। अगर हम 3 को 5 बार जोड़ दें तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम 3 को 5 टाइम्स जोड़ दें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। अगर ये 5 टाइम्स 5 बार जुड़ा है तो, अगर क्यू पी बार जुड़ा है, 3 5 बार जुड़ा है तो 3 गुने 5। अगर क्यू पी टाइम्स जुड़ा तो क्या हो गया, ये क्यू इंटू पी। हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर इसमें ए एलिमेंट हो, इसमें बी एलिमेंट हो, इसमें पी एलिमेंट हो, इसमें क्यू एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पे कितना होता है, पी इंटू क्यू। क्यू इंटू पी को पी इंटू क्यू लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जोड़ा गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, फंक्शन में मल्टीप्लाई किया गया, ऑर्डर पेयर में जोड़ा गया, यहाँ पे जोड़ा गया, क्यों, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इसका रीजन पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है, एफ और जी टू फंक्शन है, एग्जाम्पल 14 है कि एफ और जी टू फंक्शन है, एफ दे दिया, जी दे दिया, एफ के एलिमेंट जी के एलिमेंट दे दिया, और पूछ रहा है कि डोमेन ऑफ एफ प्लस जी बताइए। हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े थे, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी में पढ़े थे कि डोमेन, 2 फंक्शन तब जुड़ता है जब दोनों का डोमेन सेम हो। तो डोमेन देखिए कहाँ कहाँ सेम है, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 दोनों के डोमेन में आ रहा है, दोनों के डोमेन में और कौन आ रहा है, 8 देखिए दोनों के डोमेन में आ रहा है, और 10 दोनों के डोमेन में आ रहा है, और कोई नहीं है, तो यही हो गया दोनों का डोमेन, जो दोनों के डोमेन में आए, ठीक है ना। लेकिन इसको बनाने का तरीका क्या है, एक तो हम लोग ऐसे जानते हैं, एनसीईआरटी के डिफिनीशन के आधार पर हम आंसर लिख दिए 2 8 10, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक खास तरीका हम लोग को बताया था कि आप क्या कीजिए कि डोमेन ऑफ एफ निकालिए, डी एफ मतलब डोमेन ऑफ एफ। तो डोमेन ऑफ एफ क्या है, 2 5 8 10। फिर बोला था डोमेन ऑफ जी निकालिए, तो डोमेन ऑफ जी इस तरह नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह करेंगे, डी एफ डी जी। तो इसका क्या है, 2 7 8 10 और 11। और उसके बाद बोला था कि एफ प्लस जी का डोमेन ऑफ एफ प्लस जी जो होगा वह डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी होगा। तो डोमेन ऑफ एफ क्या है, 2 5 8 10 और 2 7, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 2 8 और 10, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि एक सेट है ए 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन दिया हुआ है ए टू ए पर ही एक्स वाई। तो बोला है फाइंड द ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई द कंडीशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और ये तीनों। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, कौन कौन ऑर्डर पेयर आएंगे, जब एक्स 1 हो इसमें कौन कौन आएंगे, सारा ऑर्डर पेयर लिखते हैं, एक्स 1 हो और वाई 4 हो जाए तो 4 1 1 4 लिए तो 4 1 भी लेंगे क्योंकि ये दोनों ऑर्डर पे अलग अलग है ना। और कौन है, 2 3 तो 3 2 भी, और 5 और कौन है, और 2 4 2 5 नहीं, कोई और कोई नहीं है, 4 1 तो हो ही गया, 5 1 6 हो जाएगा।
तो बस इतना ही, ये इसके पहले की ये ऑर्डर पेयर है पहला का आंसर ये है। दूसरा बोला है कि x प्लस वाई लेस देन 5, ठीक है। दूसरा बोला है x प्लस वाई लेस देन 5, तो 1 और 2 इसके एलिमेंट कौन कौन होंगे, 1 और 2, 1 और 3 भी होगा, 1 और 4 नहीं होगा, वो इक्वल टू 5 हो जाएगा। हाँ, और जब हम ई लिख रहे हैं तो इसका उल्टा भी लिखते चलते हैं, 1 3 तो 3 1, और कोई नहीं, 4 1 तो नहीं होगा, 3 2 भी नहीं होगा क्योंकि 5 हो जाएगा वो, और कोई नहीं है, नहीं और कोई नहीं है, ये इसके हो जाएंगे ऑर्डर पे दूसरे कंडीशन का। तीसरे कंडीशन का x प्लस वाई ग्रेटर देन 8 हो, ओहो ग्रेटर देन 8, तो उसमें तो 4 और 5 होगा क्योंकि 1 को लेकर कोई भी नहीं आएगा, 2 को लेकर भी कोई नहीं होगा, 3 को लेकर 5 और 3 8 ही होते हैं, 3 और 4 तो 8 से कम ही होते हैं, 8 से ज़्यादा होने के लिए 4 और 5 ही हो सकता है ना, 9 होता है ये, और 5 4, यही सेट यही ऑर्डर पेयर दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई, जहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू होल नंबर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो डोमेन और रेंज पूछ रहा है। तो देखते हैं कौन कौन सा ऑर्डर पेयर इसमें आता है। होल नंबर है ना, एक्स को 0 ले लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं तो वाई क्या आएगा 5, 0 और 5 मिलकर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25, तो 0 5 हुआ तो 5 0 भी होगा। ठीक है, और अगर हम x को 1 ले ले तो y को की किसी वैल्यू के लिए ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर 25 नहीं होगा ना, 1 स्क्वायर, अब कोई 24 तो बनता नहीं किसी का स्क्वायर 24, तो ये नहीं होगा। 2 लेने से x अगर 2 लेंगे तो ये तो 4 बन जाएगा, और 4 और इसको होना होगा 21, और 21 किसी का स्क्वायर नहीं है तो 4 के साथ किसी का नहीं बनेगा, 2 के साथ नहीं बनेगा, 3 के साथ, 3 3 जा 9, ये 9 हुआ तो इसको 16 होना होगा, और 16 4 का स्क्वायर है, तो 3 और 4 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4 और 3 भी करेगा। अब 3 4 के साथ तो हो गया, 5 के साथ तो हो ही गया 5 और 0, तो बस अब तो कोई है ही नहीं, तो ये हमारे मिले ऑर्डर पेयर। तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 0, इंक्रीजिंग में लिखते हैं 3 4 5, और रेंज भी 0 3 0 3 4 5, दोनों वही आया डोमेन रेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रिलेशन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 7, एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई वाई इक्वल टू एक्स प्लस 7, एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स का वैल्यू -5 से 5 के बीच में, और रियल नंबर है। तो पूछ रहा है कि डोमेन और रेंज क्या होगा। ध्यान से देखिए, डोमेन क्या होगा, डोमेन तो रियल नंबर है और उसमें भी फिक्स कर दिया कि -5, तो डोमेन तो पता है हमको क्या होगा, -5 से 5, ये डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा, तो y के बारे में तो कुछ कंडीशन नहीं है, तो x के साथ y वेरी करेगा, तो यहाँ पे क्या कैसे रेंज निकलेगा। अब तो ये ग्राफ की तरह है ना, ये तो एक ग्राफ है, तो इसमें क्या होगा कि x का मिनिमम वैल्यू डालेंगे तो y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू कम करने से y का वैल्यू कम होगा, x का वैल्यू ज़्यादा करने से y का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो रेंज क्या होता है, y का मिनिमम वैल्यू से y का मैक्सिमम वैल्यू तक। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, y मिनिमम कहाँ होगा, 2 इंटू एक्स मिनिमम पे -5 + 7, तो -10 + 7 3, और y मैक्सिमम 2 इंटू 5 + 7, यानी कि y का तो रेंज जो होगा वह 3 से लेकर 17 तक क्लोज इंटरवल दोनों तरफ। ठीक है, सारा वैल्यू आएगा इसमें रेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 9 में एक रिलेशन दिया हुआ है, एक्स मोड ऑफ एक्स इज ए रियल नंबर, पूछ रहा है कि डोमेन और रेंज बताइए। तो डोमेन तो यहीं बोल दिया एक्स रियल नंबर है, तो डोमेन तो हमारा आर हो गया रियल नंबर। रेंज क्या होगा, ये मोड ऑफ एक्स है, तो एक्स का वैल्यू अगर हम
निगेटिव लेंगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा, और x का वैल्यू 0 लेंगे तो ये 0 आएगा। यानी हमारा रेंज क्या होगा, ये r रियल है और ये r रेंज के लिए। रेंज क्या होगा, रेंज होगा 0 से लेके आगे, तो 0 से लेके आगे मतलब इन्फिनिटी, ये हमारा रेंज है। असल में ये कैसा है पता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स लिखा हुआ है, यानी कि अगर डोमेन एक्स लेंगे तो मोड ऑफ एक्स, तो मोड ऑफ एक्स का हम लोग आप जानते हैं ना, एक्स रियल वाई 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का के 3 में है, 1 2 आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 के 3 में है कि एक रिलेशन दिया हुआ, बोल रहा है क्या ये फंक्शन है जहाँ पे n इज पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम n का वैल्यू 1 ले तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 मतलब 1। अगर 2 ले तो क्या हो जाएगा 1/2, 3 ले तो 1/3, 4 ले तो 1/4, मतलब कोई भी वैल्यू ले तो 1 उतना हो जा रहा है। कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ ले तो x के हर एक वैल्यू के लिए y में हर एक वैल्यू मिल रहा है। फंक्शन का यही डिफिनेशन है कि इधर का कोई वैल्यू छूटना नहीं चाहिए, और इधर किसी x के एक वैल्यू के लिए दो वैल्यू नहीं मिल रहा है, एक ही वैल्यू मिल रहा है। तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि x के हर एक वैल्यू के लिए y में एक वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन है, x में हर एक वैल्यू के लिए y में हर एक वैल्यू मिल रहा है। अगर इसका बोले कि फंक्शन है तो इसका रेंज और डोमेन क्या होगा, तो डोमेन तो हमारा ये हो गया n पॉजिटिव इंटीजर, पूरा पॉजिटिव इंटीजर डोमेन है। रेंज क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना कि अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 हो रहा है, और उसके बाद वैल्यू घट रहा है y का, इसका मतलब है, और क्या हो जाएगा जब हम n इन्फिनिटी लेंगे तो ये 0 के लगभग हो जाएगा। तो रेंज हमारा 0 से लेके 1 है, 0 पे ओपन इंटरवल, 1 पे क्लोज इंटरवल। 1 है, 0 नहीं होगा क्योंकि 0 इन्फिनिटी पे, असल में ये इन्फिनिटी तो होगा ही, लेकिन 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। 1/∞ टेंड्स टू 0 होता है, 0 नहीं होता है। तो ये हमारा रेंज हो गया, ठीक है। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन ये सब कोडोमेन ही है, यानी कि यही कोडोमेन भी यही होगा। रेंज में जो है वो सभी कोडोमेन में भी है। असल में ये 1/1 ग्राफ है, 1/1 फंक्शन है, ये क्लास 12 में पढ़ना है, ठीक है। अभी इतना ही जाना है कि ये फंक्शन है, ठीक है। रेंज ज़्यादा से ज़्यादा तक जान सकते हैं कि रेंज इसका 0 से 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, और डोमेन क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ये एक रिलेशन दिया हुआ है एस, पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन है और n पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर हम यहाँ 1 लेंगे तो ये 1 पे जाएगा, 2 लेंगे तो 4 पे जाएगा, 3 लेंगे तो 9 पे जाएगा, 4 लेंगे तो 16 पे जाएगा। तो इसी तरह जाते जाएगा, यानी हर एक x के लिए y का एक वैल्यू मिल रहा है, तो ये फंक्शन है, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन पॉजिटिव इंटीजर होगा। रेंज क्या होगा, स्क्वायर नंबर, 1 4 9 16 25, ये सब जितना भी स्क्वायर नंबर होगा वो इसका रेंज होगा। कोडोमेन भी वही होगा, स्क्वायर नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक रिलेशन दिया है, और x3 है, x रियल नंबर है, x रियल नंबर है और y में 3 है। तो इसमें क्या है कि इधर रियल नंबर है पूरा और इधर सिर्फ 3 है, मतलब सारा वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, सारा वैल्यू 3 पे जा रहा है, पूरा x का वैल्यू 3 पे ही जा रहा है। फंक्शन तो है ही, क्योंकि सारे रियल नंबर के लिए b में एक एलिमेंट है, मिल रहा है, और एक ही एलिमेंट मिल रहा है, 2 एलिमेंट तो नहीं ना मिल रहा है, दो तो है ही नहीं इसमें। इसका मतलब है कि ये फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। इसका रेंज क्या है, 3, डोमेन क्या है, रियल नंबर, कोडोमेन क्या है, 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि f(x) और g(x) दो रियल फंक्शन है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ रियल नंबर f(x) लेस देन g(x)। पहला था f(x) इक्वल टू g(x), तो वो तो आसान है, दोनों को इक्वल करके x निकालेंगे। ये भी आसानी है कि 2x + 1 को लेस कर देंगे 4x - 7 से, 2x उधर जाएंगे, 7 इधर आएगा, तो 4x में से 2x जाएगा तो 2x, 4 इधर आएगा। x का वैल्यू क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 4, ठीक है। इसका वैल्यू 4 से लेकर इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल, ठीक है।
लॉन्ग आंसर टाइप में आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 आसान है, एनसीईआरटी में ऐसा 2 क्वेश्चन किए थे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 16 को छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 17, एफ एक्स इक्वल टू 1/√1 - इसका डोमेन बताना है। तो डोमेन बताना है तो कंडीशन लगाएंगे रूट पे। रूट का कंडीशन होता है कि अंदर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ इक्वल टू 0 नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0। तो 1 - cos x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, cos x उधर जाएगा, यानी cos x लेस देन 1। ठीक है, सिंपल, ये उधर रखिए, cos x लेस देन 1। तो अब ये कैसे होगा? हमको पता है कि cos x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। 1 से तो हमेशा छोटा ही होता है, 1 के बराबर बस होता है। वैसे तो x का कोई भी डाले वैल्यू 1 से छोटा ही रहेगा, कुछ वैल्यू पे 1 के बराबर होता है। तो ये वहाँ सही नहीं होगा जहाँ पे cos x का वैल्यू 1 हो। तो cos x का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है, ये आगे पढ़ना है कि x = 2n पाई पे। ठीक है, आगे अगला चैप्टर ही है त्रिकोणमिति, तो उसमें पढ़ना है। ठीक है, तो 2n पाई, जहाँ पे n का जो वैल्यू है वह इंटीजर है। ठीक है ना, n का वैल्यू इंटीजर, हाँ इंटीजर ही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ऑलवेज सही है सिर्फ इसको छोड़ के, यानी x का जो वैल्यू होगा वो r होगा सिर्फ 2n पाई को छोड़ के। ठीक है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, i, ये। ठीक है ना, ये इसका टेंशन नहीं लीजिए, ये अगला चैप्टर में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एफ एक्स = 1 + √0 इतना। तो कंडीशन लगा देंगे ग्रेटर देन 0, तो मोड ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन -x, मोड ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन -x। तो ये तो तब सही है ना जब x का वैल्यू पॉजिटिव हो। अगर x का वैल्यू हम निगेटिव ले लेते हैं, 0 भी लेंगे तो भी नहीं सही है, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 ये तो नहीं होता है ना। अगर हम x का वैल्यू पॉजिटिव ले, कोई भी 5, 3, तो सत्य है ये। लेकिन अगर -5 ले, निगेटिव कोई वैल्यू ले तो ये तो पॉजिटिव दे देगा 3। और यहाँ x चूँकि हम -3 लिए थे तो ये 3 बन गया, और यहाँ -3 लिए तो ये भी 3 बन गया। तो ये भी गलत है, 3 ग्रेटर देन 3, यानी ये कहाँ सही है, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, 0 भी नहीं। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। तीसरा बोला है एफ एक्स = x mod x, इसका डोमेन बोला है। तो डोमेन इसमें कोई कंडीशन ही नहीं लगेगा, x बिलोंग्स टू r, सीधा बोल देंगे। कोई कंडीशन है कि मोड ऑफ x कहीं पे अनडिफाइंड होता है क्या, नहीं ना, x से किसी वैल्यू पे नहीं, तो ये x बिलोंग्स टू r होगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स = इतना दिया हुआ है, डोमेन निकालना है। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन वहाँ पे अनडिफाइंड होता है जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो। ये वैल्यू नहीं लेंगे, मतलब ये वैल्यू नहीं लेंगे, तो x² ≠ 1, यानी x ≠ क्या, +-1, √1 है तो +-1, ऐसे +-12, नहीं कि √1 +-1 नहीं होता है। ठीक है ना, √1 1 ही होता है। तो यहाँ से क्या है, x ≠ +-1, बाकी सबके लिए सही है, यानी कि डोमेन जो होगा वह r होगा सिर्फ -1 और 1 छोड़ के, और यहाँ ऐसे देंगे, सेट बनाएंगे, ना कि इंटरवल दे देंगे, तो -1 से 1 तक का घट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, वहाँ पे नहीं होगा जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो। तो x ≠ 28, बाकी सब के लिए सही है, यानी डोमेन जो होगा वो r - 28। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा रिलेशन फंक्शन, तो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे
ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, धन्यवाद।